नमस्कार, मैं ब्रजेश राजपूत टॉक टाइम में आपका स्वागत करता हूं। आज टॉक टाइम के हमारे जो मेहमान हैं वो बहुत खास हैं। वो है भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के प्रत्याशी रजनीश अग्रवाल। नमस्कार। रजनीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है विस्तार न्यूज़ में। बहुत और धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं यही पूछना चाहूँगा कि आपके नाम ने जिस तरीके से सबको चौंकाया है, आपको कितना चौंकाया? देखिए, हम लोग उस संगठन के कुल खानदान से आते हैं जहाँ खुद के बारे में ज़्यादा विचार नहीं करते, क्योंकि हमारे बारे में विचार करने वाले लोग होते हैं। और मैं विद्यार्थी परिषद में रहा तो वहाँ यही पद्धति थी कि आपको अपने बारे में नहीं सोचना, आपके बारे में सोचने वाले हैं। आपको यकीन नहीं होगा, विद्यार्थी परिषद से जब मुक्त होने के लिए मैंने बात कही कि अब विद्यार्थी परिषद में बहुत काम कर लिया, अब आगे का जीवन देखना है, तो बोले नहीं, आपको प्रदेश मंत्री की जिम्मेदारी हम लोगों ने सोचा है, तय किया। तो मैंने कुछ अपनी बात रखी तो वो मानने को तैयार नहीं हुए संगठन के लोग, और बोले नहीं, हम सब लोगों ने तय कर लिया है। तो तय करने वाले लोग कोई और हैं, और वो आपका आकलन, आपका अध्ययन लगातार कर रहे होते हैं। कुछ दृश्यमान होते हैं, कुछ अदृश्य होते हैं, और मैंने अपने जीवन में महसूस किया है, बार बार किया है, कई बार किया है। आपकी बात करने वाले, आपके बारे में समझने वाले, पता नहीं कौन कहाँ से कैसे संगठन के हमारे जो शीर्ष नेतृत्व हैं, तमाम प्रकार के अलग अलग दायित्व पर जरूर होंगे, लेकिन वो समझ रहे होते हैं। मगर ये बहुत बड़ा पद है। संसद में अपर हाउस, उच्च सदन कहलाता है राज्यसभा, और उसके लिए जब आपका नाम सामने आया तो आपको पता कैसे लगा? पता तो मुझे मीडिया से ही लगा जी। मुझे एक पत्रकार मित्र ने बताया, और यकीन मानिए, मैंने मत करो यार, हंसी ठिठोली कर रहे हो जबरन से, कोई बात है क्या ये? बोले आप यकीन करो, आप मेरे सीनियर रहे हो पत्रकारिता में, मैं पत्रकारिता में उनसे सीनियर था, वो मेरे से जूनियर थे। बोले आप यकीन करो, मैं लिस्ट भेज रहा हूँ। उन्होंने लिस्ट भेजी। अरे मैंने कहा कि आजकल बहुत सोशल मीडिया पर फर्जी लिस्ट चलती हैं, AI से बनी होगी। जब ज़्यादा ही फ़ोन आने लगे, सब कुछ आने लगे, तो इस बीच में प्रदेश अध्यक्ष जी से बातचीत हो गई। वो प्रदेश अध्यक्ष जी ने बधाई दी, तो फिर उस बात को कन्फर्म किया। सोचा था आपने कभी ये जिम्मेदारी मिलेगी? देखिए, ऐसा कभी सोचा तो नहीं था कि ये जिम्मेदारी मिलेगी, लेकिन हाँ, राजनीति में काम करते हैं तो कई प्रकार की आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं रहती। मैंने कहा, लेकिन फिर भी कभी किसी से बात करने जाना, आपको यकीन हो या ना हो मैं नहीं कह सकता, ईश्वर साक्षी मैं घर में ही था। आप तो जानते हैं कि मैं मतलब बहुत कहीं मिलने जुलने, बातचीत करने, ना दिल्ली ना भोपाल में भी कहीं जितनी बात करना उतनी बात करके, काम की बात करके, कई बार तो मैं मोबाइल पे ही बात करके निपटा देता हूँ, तो जाते ही नहीं हूँ। कई बार मंत्रियों के, यानी जाना बुराई नहीं है, जाने में बातचीत है, व्यवहार है, संवाद है, खूब गपे आते हैं, सब लोगों से सब चीज़ें करते हैं। लेकिन इस हेतु से, इस काम से मैं कहीं गया हूँ, वो तो मेरी आप कह सकते हैं। हालांकि लोगों ने तो डेरे डाल रखे थे दिल्ली में लंबे समय से। हो गए, कई कारण रहे होंगे, मैं कुछ नहीं कह सकता उस बारे में। मगर हम सब पत्रकार आपको जानते हैं कि आप लंबे समय से पार्टी के प्रवक्ता की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। हम लोग के एक फ़ोन पे आप उपलब्ध हो जाते हो, डिबेट के लिए आ जाते हो, तो कितनी सारी डिबेट अब तक आप कर चुके हो? देखिए, गिना है कभी आपने? एक बार की बात है, माननीय अनंत कुमार जी प्रदेश के प्रभारी थे। एक डिबेट चल रही थी एक चैनल की, और ये जो पुरानी विधानसभा है उसके ग्राउंड में, और वो चुनाव की डिबेट बड़ी रस्सा कस्सी वाली डिबेट हुआ करती थी, और एक चैनल के ख्याति लब्ध एंकर उसको कंडक्ट कर रहे थे। कांग्रेस की तरफ से भी थे, हमारे भी कुछ एक दो वरिष्ठ नेता थे। तो उन्होंने कहा कौन जाएगा यार, अभी तो माहौल ऐसा चल रहा, डिबेट लंबी होने वाली थी। तो किसी ने कहा कि रजनीश को भेज दो, तो मुझे भेज दिया, जल्दी जाओ, गाड़ी तुरंत लग रही है, और गाड़ी में पीछे के पीछे जाया। मुझे फिर वो सुरक्षा भी थी पुलिस की, उसने रोक लिया। तो मैं अंदर के अंदर, शायद 8 की या 13 की बात होगी, 2008 या 2013 की, तो मुझे पीछे के पीछे पास कराया गया, और मैं एक जगह खड़ा हो गया। खड़े होकर डिबेट हो रही थी, कई ऐसे बेंच लगी, टेबल लगी हुई थी, डिबेट हुई। मुझे एक बार मौका मिला कि फिर वो बार मौका मिला मुझे डिबेट का, और वो लाइव उस समय माननीय अनंत कुमार जी बैठ के कार्यालय में देख रहे थे। अच्छा। वो डिबेट हो गई। उसके बाद में चुनाव की दृष्टि से एक कोई कौन कौन डिबेट में जाएंगे, पहली बार मध्य प्रदेश में नाम तय हुए, तो उसमें मेरा नाम तो होने का कोई कारण ही नहीं था, कोई मतलब भी नहीं था। तो अनंत कुमार जी ने कहा कि रजनीश का नाम नहीं है इसमें, रजनीश का नाम लिखो। ये मेरे सामने की बात हो रही है। तो उस दिन से मैं न्यूज़ चैनल्स की टीवी डिबेट्स में जाने लगा। तब से लेकर लगातार
1000 1500 जा रहा हूँ। कई मतलब एक एक दिन में कई कई डिबेट्स की, एक चैनल से दूसरे चैनल से तीसरे चैनल। मुझे नहीं लगता कि नेशनल न्यूज़ चैनल का भी कोई चैनल छूटा होगा, चाहे वो इंग्लिश न्यूज़ चैनल हो। मुझे बहुत अच्छी अंग्रेजी नहीं आती, सुन लेता हूँ, समझ लेता हूँ, बहुत बोलने में मेरी अंग्रेजी अच्छी नहीं है क्योंकि आदत में नहीं रही। तो हिंदी में भले ही मैं बोलूँ अब अंग्रेजी सोच के, तो अंग्रेजी चैनलों में भी, हिंदी चैनलों में भी, नेशनल न्यूज़ चैनल पर कई बार बैठा, आप बखूबी इस बात के साक्षी हैं। कई बार खूब लड़ाई भड़ाई भी, खूब जो डिबेट होती है तो खूब हुई और चला। नहीं, मगर अच्छी बात यह है, हम सब लोग आपको जो जानते हैं इसीलिए जानते हैं कि एक सभ्य तरीके से पार्टी की अपनी बात कहने वाले भोपाल में कुछ गिने चुने प्रवक्ता हैं, उनमें आपकी गिनती भी हम लोग हमेशा से करते रहे, इसलिए हम मीडिया वालों के हमेशा से मुझे एक बात बताऊं, मैं जिनके साथ मैं डिबेट करता था ना, आप अभी ये राज्यसभा के प्रत्याशी बनने के बाद में एक नहीं छूटा, दिल्ली से भी फोन आए सबके बधाई देने की। कांग्रेस से कई सारे नेताओं ने मुझे बधाई देने के लिए फोन किया। कई लोगों ने अलग अलग न्यूज चैनल पर मेरे समर्थन में वक्तव्य दिए हैं, बातें की हैं। मतलब अभी भी वो कांग्रेस के जिम्मेदार पदों पर हैं, पर मेरे समर्थन बोले। मेरे लिए ये मतलब एक प्रकार से कहें कि अविस्मरणीय है और एक धरोहर है एक प्रकार से कहें तो मगर हम बात करें कि मंडी बामोरा से रजनीश अग्रवाल चले थे सागर और वहाँ पत्रकार बनने चले गए थे, और पत्रकार तो नहीं मगर नेता बन गए। तो पत्रकार बनने का ख्वाब कैसा है? मैं तो चला था इंजीनियर बनने। अच्छा। मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स केवल सागर यूनिवर्सिटी में थी, तो वहाँ से ग्रेजुएशन किया इलेक्ट्रॉनिक्स में। मैंने क्या है इलेक्ट्रॉनिक्स करके इंजीनियर बनना, तो कोई भी कर लेता है। तो वहाँ कुछ लोग वहाँ के जो निकले हुए डिपार्टमेंट से थे पत्रकारिता के, तो वो एक धुन सवार हो गई जनसत्ता पढ़ के। तो जनसत्ता पढ़ के वो बीबीसी सुन के कि नहीं ये क्या है, ये तो क्रिएटिविटी तो यही है, और आपके वैचारिक पक्ष को लेकर हो या बाकी बातें सरोकारों से जुड़ी हुई हों, तो ये इंजीनियर की क्या ज़िंदगी, सुबह होती है शाम होती है। तो फिर अचानक से लाइन चेंज कर दी। सब लोग अब थे, अच्छा परिवार के लोग, आपको जो करना है आप करो, हमें मतलब नहीं है। ये छूट आपको हमेशा से मिली? हमेशा से रही है। परिवार में उनको एक भरोसा था कि जो करेगा ये ठीक करेगा। तो उनको कोई दिक्कत नहीं। जितनी आर्थिक स्थिति थी, पापा हमारे तृतीय श्रेणी के कर्मचारी थे, जितनी हो सकती थी उतने देते थे पैसा, उसमें से जितना काम चलाना है चलाते थे, जो चलता रहता था, उतना ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता था। लेकिन पत्रकारिता उस विभाग से कर डाली। और पत्रकारिता करने के बाद में दिल्ली जाने का कि दिल्ली में मैं भी किसी अखबार में जाके काम करूंगा, लेकिन फिर इस बीच में माखनलाल में यहाँ पढ़ाई कर ली, नए कोर्स इंट्रोड्यूस हुए थे। पहले बैच में MBJ किया, मास्टर ऑफ ब्रॉडकास्टिंग जर्नलिज्म। कुछ समय दिल्ली रहा, दिल्ली में एक आध चैनल में मैंने 1-1.5 महीने काम किया, पर वो आपाधापी वाला जीवन मुझे जचा नहीं। तो फिर वापस आ गया विद्यार्थी परिषद में, फिर कंटिन्यू काम करना शुरू कर दिया। विद्यार्थी परिषद में काम करते करते और फिर 2005 के आसपास की बात होगी, अनिल दवे जी भाजपा में गए और फिर वो चरैवेती के संपादक हुए। तो मुझे सह संपादक के बतौर ले आए और चरैवेती का सारा काम सौंप दिया। हम लोगों ने खूब प्रयोग किए चरैवेती में, खूब विशेषांक छापे। मगर हम लोग आपको जानते हैं 2003 के चुनाव से जी, जब जावली के नाम से एक संगठन या एक जगह बनी थी, अनिल दवे जी ने अपनी टीम रखी थी और एक बहुत बड़ा चुनाव लड़ा था 10 साल की दिग्विजय सिंह सरकार के खिलाफ। और वो चुनाव, वो जावली की वो टीम आज तक हम लोग याद करते हैं। तो उस टीम में आप थे? नहीं, उस टीम में प्रत्यक्ष नहीं था मैं 2007 के चुनाव प्रबंधन में जुड़ा। मैं विद्यार्थी परिषद में था, पर अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने शैक्षणिक मुद्दों को लेकर मुझे एक टीम का हिस्सा बनाया था। तो कुछ इनपुट्स देना, कुछ उस पर काम करना, कुछ उसको एक कुल मिला के क्या किया जा सकता है, क्या करना चाहिए, क्या आंदोलन के बतौर करना चाहिए। तो ये इन सब चीज़ों के बारे में बातचीत होती रहती थी। लेकिन डायरेक्ट मैं भाजपा में नहीं था, इसलिए जावली का प्रत्यक्ष सदस्य नहीं था। वो बाद में चुनाव प्रबंधन में 2007 में नवंबर दिसंबर से जुड़ा। मगर एक आम आदमी को बताइए कि चुनाव प्रबंधन क्या होता है? चुनाव प्रबंधन काम करने का सलीका। जो काम किए जाने चाहिए वो काम कई बार नहीं किए जाते। हीला हवाली, लापरवाही, चाहे बूथ के काम हो, चाहे प्रचार के काम हो, चाहे कोई अभियान हो, काम करने का सलीका और परफेक्शन के साथ में करने का। अगर हम कोई मैसेज भेजना चाहते हैं जनता में, तो कैसे वो मैसेज उसी भाषा में पहुंच सकता है जिस भाषा में हमें पहुंचाना है। मतलब भाषा से मेरा मतलब है कि जो संदेश हम देना चाहते हैं वो जस का तस उस मतदाता के पास पहुंच जाए। तो उसके क्या तरीके हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं?
तो साइंटिफिकली उसके बारे में अपने आप को आम आदमी की तरह से रखना और फिर एक कार्यकर्ता की तरह सोचना कि कैसे इसको हम पहुंचाएंगे। तो वो मैकेनिज्म, वो समझना, यानी केवल नारे बनाना तक नहीं है, केवल कोई पर्चा बनाना या केवल कोई ब्रोशर बनाना, केवल इतना नहीं है, केवल एक बाकी संगठन की रचना में से हम क्या निकाल सकते हैं। कोई कर्मचारी नहीं है संगठन का, कार्यकर्ता है वो, तो वो एक निश्चित समय, ऊर्जा, धन ये सब लगा सकता है। तो उससे क्या बेस्ट निकल सकता है, कैसे निकल सकता है, तो ये काम करने का सलीका संगठन में चुनाव प्रबंधन का काम करते करते आपने बूथ पे स्पेशलाइजेशन किया और आपको बूथ का भूत कहा जाता है। तो बूथ का भूत बूथ के भूत देखिए, ये बहुत अलग काम और इतना काम नहीं हुआ। अमूमन चुनाव में ही बूथ को याद किया जाता है, पहले कभी सामान्य तौर पर नहीं किया जाता। 2001 में श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे जी की जन्म शताब्दी वर्ष मनाई जानी चाहिए थी। तो संगठन ने तय किया कि हम संगठन का मजबूती करके श्रद्धांजलि देने का काम करेंगे और बूथ समिति को डिजिटलाइज करेंगे। बूथ समिति के 10-11 सदस्य होते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। बूथ समिति का प्रॉपर गठन हो और हर कार्यकर्ता के बूथ अध्यक्ष का नाम क्या है, उसका धंधा व्यवसाय क्या है, उसकी जाति धर्म क्या है, वो क्या बाकी उसके तौर तरीके हैं, कुछ ऐसी सूची वगैरह, ये सब सारी चीज़ें, इसका लेखा जोखा हो। और वो जो है वो रामलाल अगर बूथ का अध्यक्ष है तो रामलाल ही हो, ऐसा नहीं हो कि कोई दूसरे बैठ के लिख लो सोहनलाल, लिख लो मोहनलाल, तो लिख लो, नहीं, वो वही हो और OTP वेरीफाइड, अच्छा, फोटो के साथ, फोटो भी, इपिक नंबर वोटर ID का, वो बूथ अध्यक्ष उसी बूथ का रहने वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं और बैठ के, भोपाल में बैठ के बैरसिया के आपने बूथ अध्यक्ष बना डाले, वो नहीं हो पाएगा। तो वो इपिक नंबर भी वहीं का चाहिए, फोटो भी उसकी चाहिए, और अलग अलग समुदायों को प्रतिनिधित्व करने वाले भी लोग चाहिए। तो ऐसे पूरी बूथ समिति बनाई, पन्ना प्रमुख बनाए, फिर अर्ध पन्ना प्रमुख बनाई, मतलब 30 मतदाताओं पर एक, और उनके ऐसे ही नाम दर्ज किए, सभी लोगों को जोड़ा। और हमने कहा कि देखो भैया, बहुत योग्यता की ज़्यादा, भारत माता की जय बोलता है ना, भारत के लिए काम करना चाहता है ना, वो हमारा कार्यकर्ता जो भाजपा जिंदाबाद बोलता है। अलग से कोई बहुत क्वालिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। तो जुड़े लोग हुए और फिर उनके साथ कनेक्टिविटी बनी। एक समय ऐसा आया कि 4 बूथ अध्यक्षों से हर बड़ा नेता बात करेगा, तो बूथ अध्यक्ष के 4 नाम, उनके मोबाइल नंबर रात को हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं के पास पहुंच जाते थे कि बूथ अध्यक्षों से बात करना है। तो वो बात करते थे बूथ अध्यक्षों से, क्यों भाई, क्या चल रहा है, कैसा क्या। एक तो बूथ पर जो चल रहा है वो नेता को समझ में आता था, और नेता के साथ जब बूथ अध्यक्ष बात करता था तो उसको गौरव बढ़ता था, हौसला बढ़ता था। और जो गलतफहमी में रहते हैं ना, कई बार सुनी सुनाई बातों पर अविश्वास तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन अलग प्रकार का माहौल खड़ा करने की कोशिश करते हैं, वो भी मिथक टूटते हैं। अरे यार, गलत बोल रहे हैं बूथ के कार्यकर्ता, तो ऐसा बोल रहे हैं। तो 2023 के चुनाव में वो तोड़ने का काम भी ये कनेक्टिविटी ने किया। और सर, यही वजह है कि बीजेपी ने, आप खुद साक्षी, में आपको कोट कर रहा हूँ, कार्यालय के दलहान में खड़े थे, तब मैंने कहा था कि हम 45% से पार शेयर बोर्ड शेयर होगा हमारा। आपने, अरे कैसे बातें कर रहे हो, ऐसे कैसे हवा में कह रहे हो। तो मैंने आपने कहा था हाँ हाँ हाँ। तो फिर बाद में मैंने ट्वीट भी किया था, बाद में वही हुआ, 48 से ऊपर हमारा वोट शेयर गया। क्योंकि जो काम करने वाला कार्यकर्ता है ना, उसको ना मकान, दुकान, खदान, किसी कोई लालसा, महत्वाकांक्षा कुछ नहीं, वो केवल पार्टी के लिए, विचारधारा के लिए काम करना चाहता। उसने किया, परिणाम दिया, वो जम कर दिया। अभी चुनाव आयोग ने क्या किया है कि साल में 3-4 बार वो नाम जोड़ने, घटाने या संशोधन करने का काम करता है। पहले साल में 1 बार होता था। तो अपने लोगों के नाम जोड़ें, जो जिनकी ट्रांसफर हो गए हैं या वो नाम कटे, हालांकि लगातार प्रोसेस में रहे, लगातार प्रोसेस, मतदाता सूची अपडेट रहे, सब चीजें, प्रबंधन रहे। तो वो नवाचार किए, खूब नवाचार किए, उनको प्रशिक्षण भी देना, उनकी मनोदशा समझना। अब कई और दूसरे नेताओं से बात करेंगे तो बूथ के अध्यक्ष कई लोग तो बूथ का विश्लेषण करना शुरू कर दिए थे। और एक प्रकार की पुराने नेताओं में कुछ में एडावेंसी आ जाती है। हाँ। अरे भाई साहब, अब 1000 वोट का बूथ है, यहाँ तो 200 ही मिलते हैं, इससे ज़्यादा मिल ही नहीं सकते। लेकिन नए लोगों को जोड़ना, उत्साह बनाना, फिर 200 से कैसे 400 हो सकते हैं। हाँ ठीक है, बूथ नहीं जीत सकते पर वोट तो बढ़ा सकते हैं। तो वही रजनीश अग्रवाल ने जो 2023 के इलेक्शन में जो काम किया, मैंने रजनीश अग्रवाल नहीं, रजनीश अग्रवाल केवल प्रभारी थे, इस नाते जो जिम्मेदारी थी वो निभाई,
लेकिन पूरे कार्यकर्ताओं ने और सारे बूथों का जो डिजिटलाइजेशन हुआ डिजिटलाइजेशन आप लोगों ने और फिर मैंने पूरे मोर्चा प्रकोष्ठ और बाकी सभी की 40 लाख कार्यकर्ताओं का हमारे पास रिकॉर्ड तैयार हो गया था। उनकी जाति, मजहब, व्यवसाय, किसानों को बात करना, जैसे किसान कितने कार्यकर्ता हैं, किसानों को बात करेंगे, मैसेज करेंगे, तो वो सब डेटा हमने तैयार करवाया था। तो इतना मैंने अभी तक आपका जो करियर रहा राजनीति में, विद्यार्थी परिषद से लेके युवा मोर्चा और अब पार्टी के महामंत्री और अब एक आपको बड़ी जिम्मेदारी मिली, तो बीजेपी के किस नेता से आप बहुत ज़्यादा प्रभावित रहे, किससे क्या सीखा? देखिए, हर एक नेता की अलग विशेषता होती, एक में सब चीज़ें नहीं मिल सकती, किसी में नहीं मिल सकती, किसी का आपको कुछ अच्छा, क्योंकि आप भी अलग हैं ना उन सब से, तो किसी नेता में कोई अच्छाई होती है, इसलिए मैं किसी नेता का नाम नहीं ले सकता क्योंकि मैं डायरेक्ट राजनीति में हूँ, मुझे ठीक भी नहीं रहेगा। लेकिन मैंने हर एक से सीखा, हर एक से सीखा और हर एक से जो अच्छा कुछ हो सकता है करने का, वो करने का प्रयास भी किया। कुछ बातें मैं जानता हूँ कि मैं नहीं कर सकता, वो मैं नहीं करता हूँ और उसमें हाथ भी नहीं डालता हूँ, प्रयास भी नहीं करता हूँ। कुछ आदतें मेरी ऐसी हैं कि मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं करता हूँ। अब सफल जिसे कहते हैं राजनीति में, असफल जिसे कहते हैं, वो परिभाषाओं में भले ही कोई कुछ कहे, लेकिन मैं नहीं कर सकता। नहीं सही, वो तय कर रखा है, नहीं कर सकता तो नहीं करूँगा। और यही सबसे बड़ी काबिलियत होती है, यदि किसी को मालूम मुझे ये नहीं करना तो बहुत सारी बुराइयों से बच जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। सब लोगों को पता है यार, ये लेने छोड़ने का काम नहीं करता। हाँ। हवाई अड्डे, स्टेशन पर, हाँ, अगर पार्टी ने कहा कि रजनीश तुम्हें किसी को लेने जाना है तो जाऊंगा। हाँ। जब पार्टी ने नहीं कहा कि लेने जाना है किसी को, मैं लेने से कोई और मतलब भी समझ रहा था। हाँ, नहीं, वो ईश्वर की कृपा से वो भी दूर हो, उससे ही बचे हुए। हाँ। अच्छा, मुझे बताइए कि जो पार्टी के जो नए राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे नितिन नवीन जी, उनके साथ आपने युवा मोर्चा में काम किया और एक बड़ी फोटो भी हम लोग ने देखी है कि वो आपकी शादी में आए थे। जी, देखिए, नितिन नवीन जी युवा मोर्चा के प्रभारी थे मध्य प्रदेश के, मैं प्रदेश का महामंत्री था, कामकाज से जुड़ा हुआ था, लगातार कामकाज, तो उनसे संबंध, बातचीत, व्यवहार स्वाभाविक है, बहुत स्वाभाविक है, बहुत सौम्य व्यवहार के हैं, सहज रहते हैं नितिन जी, तो संबंध भी बन गया था, स्वाभाविक है। तो पटना के विधायक थे और पटना से भोपाल आना बहुत कठिन होता है, तो मैंने यूं ही मजाक में कह दिया था कि शादी का आमंत्रण तो दे रहा हूं, लेकिन मुझे पता है आप नहीं आ पाओगे, आप नहीं आओ। अरे कैसी बातें कर रहे हो, मैं आऊँगा, जरूर आऊँगा और मैं घोड़ी पे चढ़ा के ही जाऊँगा। तो आए और वापस भी गए, उसी दिन उनको जाना था तो वापस भी गए, लेकिन वो आए। उनका ये मतलब एक प्रकार से कहें, मतलब उस समय के भी 2-3 बार के विधायक हो चुके थे वो, पर उसके बाद भी वो अपने इलाके की शादी विवाह छोड़ के, क्योंकि वो तिथियों में कई शादी विवाह होते जाना होता है, वो यहाँ आए। और अभी जब पार्टी अध्यक्ष बनने से पहले उज्जैन एक बार दर्शन करने आए थे अपना चुनाव खत्म करने के बाद, तब भी यहाँ भोपाल में आए थे, आप सब लोगों से? नहीं, मेरी बात तो उस समय नहीं हुई। एक बार जरूर है कि उनकी घोषणा के कुछ दिन पहले मुझे दिल्ली में एक वर्कशॉप में मिले थे। अच्छा। वो SIR को लेकर हम लोग बातचीत कर रहे थे तो मिले थे, तो ऐसे मस्ती मजाक में हम लोग मिले, कुछ बातचीतें हुई और मैंने कहा कि बहुत जल्दी आपको शुभकामना मिलने वाली। मुझे ये नहीं पता था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले, मुझे ये पता था कुछ ना कुछ नितिन जी का निश्चित तौर पर अच्छा होगा, कुछ अच्छी जिम्मेवारी मिलेगी, क्योंकि बहुत कर्मठता के साथ काम करने वाले, सौम्यता के साथ रहने वाले, सबके साथ में संबंध रखने वाले कार्यकर्ता रहे हैं। तो मैंने सहज रूप से कहा, तो मुझे कुछ दिन बाद पता चला कि हमारे कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए। नहीं, और बड़ा अच्छा लगा कि पार्टी ने एक नई पीढ़ी को जिस तरीके से मौका दे रही है बीजेपी, जिसको वो भी हैं, कुछ और लोग भी हैं, और अब आपका नाम भी एक जो बार बात कहते हैं कि चौंका दिया। दरअसल इसका जवाब माननीय नरेंद्र मोदी जी एक बार दे चुके हैं कि भैया हम चौंकाते नहीं हैं, इसके पीछे की एक पूरी की पूरी प्रक्रिया होती है। हमारा नेतृत्व विचार करता है, विमर्श करता है, अध्ययन करता है, कार्यकर्ता का आकलन करता है, संभावित क्या हो सकता है, क्या इसके अच्छे और बुरे परिणाम हो सकते हैं, सामाजिक राजनीतिक समीकरण कैसे बन बिगड़ सकते हैं, क्योंकि हम राजनीतिक दल भी तो है ना, तो केवल संगठन मात्र थोड़ी चलाना, राजनीतिक दल भी हैं। तो इस सम पक्षों पर सोचते हुए, और हम कार्यकर्ता आधारित राजनीतिक दल हैं, इसलिए कार्यकर्ता को मजबूत करना और कार्यकर्ताओं के आधार पर बढ़ाना है, तो सब बातों पर विचार करके ही निर्णय होता है। वो बाकी लोगों को लगता है कि ये चौंका दिया, पर उस व्यक्ति के नाम पे लंबे समय से विचार विमर्श होता रहता है पर्दे के पीछे से, जो उसको मालूम नहीं होता, प्लस माइनस, फिर घटाव जोड़ाव, फिर चलता रहता है। अब आपको क्या लग रहा है कि अब आपके सामने क्या चुनौती है, बड़ी जिम्मेदारी मिल रही है, तो क्या सोच रखा है इस पद के लिए आपने? देखिए, मेरे को अब चुनौती तो राज्यसभा सांसद लगता नहीं है कुछ की चुनौती, क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें, प्राथमिकता मेरी वही है जो पार्टी तय करने वाली है। पार्टी ने अगर रहेगा इस फ्रेमवर्क में आपको काम करना है,
अगर कोई नहीं बताता तो मैं पूछ लेता हूँ भैया कि मेरी क्या मुझे काम करना है, आपकी अपेक्षा मेरे से क्या है। आपने चूंकि मुझे राज्यसभा में चुना है, पार्टी ने चुना, क्योंकि हमारा तो दलीय लोकतंत्र है, तो पार्टी आधारित है, तो भाई पार्टी की अपेक्षा मेरे से क्या है, मुझे क्या पूरा करना है। तो 1 2 3 4 5 6 रजनीश अग्रवाल वो करेगा, पक्का करेगा। फिर इसमें और गुंजाइश जो रहती है, स्पेस मिलेगा तो जो करने की क्षमता होगी वो करेगा। जो समाज की आकांक्षाएं हैं, बढ़ते समाज की आकांक्षाएं हैं, जो नए समाज की आकांक्षाएं हैं, अपेक्षाएं, वो पूरा करेंगे। वो जहां स्पेस देखेंगे वो बातों को कैसे पूरा कर सकते हैं, करवा सकते हैं, करने का कोशिश करेंगे। नहीं, वैसे भी वो वकील और पत्रकार अच्छे नेता तो होते हैं। मैंने एक बात कही, मेरे से किसी ने पूछा कि आपने पत्रकारिता की पढ़ाई की और फिर पत्रकार भी रहे, लिखते रहे, तो इसमें आने के बाद में तो मैंने एक बहुत जो मुझे महसूस हुआ, पत्रकार होने के बाद में या इस काम करने के, लिखने पढ़ने या जो भी कहें आप, पत्रकारिता एक दृष्टि दे देती है। बिल्कुल, एक नजरिया सामाजिक अध्ययन आपका करने का एक तरीका आपके अंदर पैदा हो जाता है। आप लोगों का, समाज का, मुद्दों का, चुनौतियों का आकलन करना शुरू कर देते हैं, विश्लेषण करना शुरू कर देते हैं। और ये जो वैज्ञानिक दृष्टि है, ये मैं नहीं कहता कि गैर पत्रकारों में नहीं होती है, लेकिन पत्रकारों में ज़्यादा हो जाती है। और अगर आप राजनीतिक सामाजिक संगठन से जुड़े हैं तो मज़ा आ जाता है। क्या बात है। एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो कॉकरोच जनता पार्टी जो CJP अभी शुरू हुई है और आज जिसका बड़ा प्रदर्शन भी था दिल्ली में, ये तमाम जो चीज़ें मोबाइल से, सोशल मीडिया से जो जन्म लेती हैं और कहीं ना कहीं में एक नाराज़गी तो होती है जनता में, खासकर युवा वर्ग में, तो इसको किस नज़रिए से देखते हो? ये आगे जाके क्या पार्टियां बनती हैं या पार्टियों के लिए कितना खतरा है इस टाइप के? देखिए, दो प्रकार की बातें मुझे लगती हैं। एक तो सोचे समझे ढंग से एक मिले जुले तौर पर, यानी कुछ लोग मिलजुल कर इस प्रकार की रचना करने का प्रयास करते हैं। फिर जो कुछ तात्कालिक घटनाएं होती हैं उसको भुनाने का प्रयास कर लेते हैं। भावनात्मक रूप से कुछ समय के लिए कुछ लोग उसमें जुड़ सकते हैं, भ्रमित हो सकते हैं, लेकिन लंबे समय में कम से कम जो हमारी सोशल वैल्यू जो है, सामाजिक मूल्य हैं, वो उस तरफ उनको नहीं ले जाने देते। यानी अराजकता, विध्वंस हमारे समाज का स्वभाव नहीं है। हमारे समाज का स्वभाव आंदोलन हो सकता है, क्योंकि इस देश में जो सबसे बड़े आंदोलन, चाहे आज़ादी के लिए हो या आज़ादी के बाद का हमारा आपातकाल के दौरान चला संघर्ष हो, हिंसक नहीं रहा। बिल्कुल, ये समाज का स्वभाव चलता भी नहीं है। समाज, वो अन्ना के आंदोलन भी हिंसक नहीं था। बिल्कुल, क्योंकि हमारे समाज का स्वभाव नहीं है। अच्छा, मुझे आखिरी सवाल मेरा ये है कि आपका जब नाम आया तो परिवार वालों की क्या प्रतिक्रिया रही? परिवार वालों ने आज तक नहीं पूछा, आज तक नहीं कहा। मेरी पत्नी तो खुद पत्रकार है, बिल्कुल पत्रकार है, कि भाई करना क्या चाहते हो, या कोई कैरियर जैसी भाषा में कोई बात किया हो, काम कर रहे हो, आपको काम में अच्छा लगता है, आप करे जा रहे हो, करिए, आपकी मर्जी है। हमारे माँ पिताजी ने कभी कोई इस बारे में बातचीत नहीं की। आपको अच्छा लगता है करिए, आप करते चलिए। और अभी तक विद्यार्थी परिषद से लेकर अभी तक, नहीं 10-10 दिन, 20-20 दिन के लिए बाहर रहते थे उस समय भी, तब भी उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा। तो और अभी भी करते। तो अब उनको कोई, आप क्या बनने वाले हो, क्या नहीं बनने वाले हो, कोई मतलब नहीं है। क्या बात है, कोई मतलब नहीं है। अभी आप कोई मंडी मामोरा में हमारा परिवार है, जाके देख सकते हैं, मेरे भाई बहन वहाँ रहते हैं, माँ पिताजी हैं, तो वही सहज भाव है। आप मेरे यहाँ घर पे भी जा सकते हैं। मेरा सामान्य जो मध्यम वर्गीय परिवार रहता है वैसा ही परिवार है, वैसे ही बोलचाल व्यवहार संबंध है। मेरे इतना राजनीतिक तौर पर कोई किसी की आकांक्षा मुझसे है, अपेक्षा मुझसे है। मेरे पूरे खानदान में, परिवार तो छोड़िए, खानदान में किसी ने राजनीति नहीं की। क्या बात है। मगर आपने राजनीति की और एक बड़ा मुकाम पाया है। आप आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश से सांसद होंगे हम सब लोगों की तरफ से, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं रजनीश जी, आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद। तो ये थे रजनीश अग्रवाल, जो बीजेपी की तरफ से राज्यसभा के प्रत्याशी हैं और आने वाले वक्त में मध्य प्रदेश से राज्यसभा के सम्मानीय माननीय सांसद बनेंगे। अगली दफ़ा ऐसे किसी और शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाई जाएगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।